नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को गुणसूत्र के बारे में बताएंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। देखिए, गुणसूत्र जो होता है यह आनुवांशिक वाहक होता है। गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक वाहक कहा जाता है। आनुवांशिक वाहक का मतलब क्या होता है? जैसे आनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है जीन या डीएनए, तो जो लेकर जाता है जीन या डीएनए वो किस पे उपस्थित होता है? गुणसूत्र पे होता है। यानी गुणसूत्र जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है। यानी वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। बात करते हैं कि गुणसूत्र होता क्या है। देख लीजिए, गुणसूत्र जो होता है वह कोशिका के केंद्रक में, यानी कोशिका के जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी जो संरचना होती है, कोशिका के केंद्रक में यह जो धागे जैसी संरचना होती है, इसी को गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना को ही गुणसूत्र कहा जाता है। यानी अगर गुणसूत्र न समझ में आए तो क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड्स कहा जाता है। लेकिन गुणसूत्र कैसे होता है? जब इसी कोशिका में विभाजन होता है। यानी विभाजन मतलब क्या हो गया कि अब डिवीजन कर गया। अगर विभाजित करने के बाद यह अपना आकार डंबला आकार बना लेता है, संघनित हो जाता है। संघनित माने जुड़कर, ये जुड़ करके डंबल आकार का बन जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? गुणसूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणसूत्र हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना को ही गुणसूत्र कहा जाता है। अब गुणसूत्र की खोज किसने किया है? हम आपको बता दें, गुणसूत्र की जो खोज हुआ है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग डेट दिया गया है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, यही याद कर लीजिएगा कि गुणसूत्र की खोज किए थे स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। गुणसूत्र की खोज कौन किया था? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज किए थे। अब गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किए थे, जबकि इसका नामकरण, अर्थात कि ये नामकरण को नाम कौन रखा है, यानी कि गुणसूत्र का नाम कौन रखा है, तो गुणसूत्र का नाम रखने वाले वैज्ञानिक हैं वाल्डेयर। कौन है? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र का नाम रखा था या इसका नामकरण किया था। नामकरण का अर्थ क्या होता है? नामकरण, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। यानी नाम का अर्थ हो गया नाम, और करण माने हो गया करना, यानी नाम करना या नाम रखना। यानी गुणसूत्र का नाम किसने रखा है? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में रखे थे। और खोज किसने किया है? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। फिर आप बात करते हैं कि गुणसूत्र होता क्या है। हम बात कर रहे हैं कि गुणसूत्र के बारे में, तो गुणसूत्र में आप गुणसूत्र की संरचना की अगर बात करेंगे तो हम आप लोगों को लाइव क्लास में इसके बारे में बताए थे। अब अगर इसके प्रकार के बारे में बताएं, यानी गुणसूत्र क्या होता है। देखिए, गुणसूत्र जो होता है, इसी धागे जैसी संरचना को हमने गुणसूत्र कहा है। पाया कहाँ जा रहा है? केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। यानी किस प्रकार की कोशिका में? तो यूकैरियोटिक में। किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। क्योंकि यूकैरियोटिक में ऐसी कोशिका के बारे में बात की जाती है जिसमें केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है। केंद्रक जो होता है वो पाया जाता है। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो होता क्या है। देखिए, जैसे आप जो गुणसूत्र हो गया वो आनुवांशिक वाहक होगा, ये तो जानते ही हैं। जैसे हम बात करके युग्मक की, तो युग्मक को दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जन्म में युग्मकों का निर्माण होता है, तो युग्मक का प्रकार होता है दो प्रकार के। यानी एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। दो युग्मक हो गए। अगर हम यही मानव के बारे में बात करें तो मानव में नर युग्मक को क्या कहा जाता है?
शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। और मादा में क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। मादा में क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। नर में शुक्राणु और मादा में क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। अब जो शुक्राणु होता है वह एक कोशिका होती है, क्योंकि जो यह एक युग्मक होता है और मानव के प्रत्येक, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा, उनके एक युग्मक में जो कोशिका होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 ही होगी। कितना होगा? 46 होगा। अब देखिए, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, यानी इनमें भी केंद्रक होगा। और हम अभी आपको बताएं कि केंद्रक में धागे जैसी संरचना को ही क्या कहा जाता था? गुणसूत्र कहा जाता है, यानी इनमें भी गुणसूत्र होगा। अब गुणसूत्र के अंदर आप जानते हैं कि जीन होता है। क्या होता है? जीन, क्योंकि ये जीन को लेकर जाता है। जीन माने जो भी इनके अनुवांशिक गुण हो, और जीन मतलब किससे बना होता है? डीएनए से, आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर के ही जीन बनता है। अब वैसे इनमें भी ये जीन है, इनमें भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं कि इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है? जीन हो गया। आनुवांशिक वाहक क्या है? गुणसूत्र है। तो आप कह सकते हैं कि गुणसूत्र के द्वारा जनक के जैसा ही, यानी जो संतान को उत्पत्ति करता है, जनक के जैसा ही प्रतिलिपि बनता है। प्रतिलिपि बनता है, यानी जो भी गुण है जनक का वह इसी गुणसूत्र के माध्यम से उनके संतान में स्थानांतरित होता है। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होते हैं। तो आपको हम बता दें, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया है समजात। पहला क्या हो गया है? समजात, या इसी को हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र, या इसी का नाम है दैहिक गुणसूत्र, या इसी का नाम है स्वजात गुणसूत्र। क्या है? स्वजात गुणसूत्र, या इसी को हम कह सकते हैं कि ऑटोसोम। क्या कहेंगे? ऑटोसोम। और इसी का एक और नाम है, इसी हम कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। यानी देखिए, 1 2 3 4 5 6 नाम से इसको जानते हैं हम। यानी अगर 6 नाम से अगर आपको बदल बदल के पूछता है एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको अभी प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, और आपको जरूर समझ में आएगा। और दूसरा क्या होता है? विषमजात। क्या होता है? विषमजात, या इसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। इसे विषमजात कह दीजिए या कह दीजिए लिंग गुणसूत्र। यानी अगर हम बात करें समजात गुणसूत्रों की, तो जैसे गुणसूत्र की संख्या 46 मालूम हुआ था, तो सभी जातियों में, यानी कोई भी प्रजाति हो, सभी प्रजातियों के उनके जितने भी, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वह मेल हो और चाहे वह फीमेल हो, यानी कि चाहे वह बच्चा हो, चाहे वो बड़ा सा नर हो और चाहे वो मादा हो, यानी चाहे वो बूढ़ा क्यों नहीं हो, उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगा। यानी अगर इनमें हम कह दें 46 है तो नर में भी बड़ा होगा उनमें भी 46 होगा, मादा होंगी उनमें भी 46 होगा, और बूढ़ा है तो उनमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। ये बात समझ, ये नहीं है कि लड़का उनमें गुणसूत्र कम हो जाए और लड़की है तो उनमें बढ़ जाए, बूढ़ा है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक प्रजातियों के प्रत्येक सदस्य में समान होती है। प्रत्येक प्रजातियों के एक एक प्रजाति के एक एक जो उनके छोटे बड़े हैं उनमें समान होता है। दूसरा का गुणसूत्र है विषमजात या लिंग गुणसूत्र। जैसे अगर हम बात करें तो अगर कोई गुणसूत्र है तो उसमें हम देखेंगे कि जो समजात गुणसूत्र होता है, जो समजात गुणसूत्र होता है वो बराबर होता है, चाहे वह नर हो और चाहे वह मादा हो। लेकिन जो विषमजात होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, और वो अलग अलग होता है, उसी से हम लिंग का पहचान करते हैं। क्या करते हैं? लिंग का पहचान करते हैं या लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे कोई संतान है, अब उसकी उत्पत्ति हो गया, तो उत्पत्ति जब हुआ है, उसका निर्माण जब हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे तो पहले शरीर बनता है, उसके बाद शरीर चाहे लड़का का बने चाहे लड़की का बने, दोनों का शरीर समान होता है। आप शरीर से नहीं पहचान सकते कि लड़का है कि लड़की,
जैसे एक 5-6 साल वर्ष का बालक है और एक बालिका है, छोटा सा, आप उसे दूर से देख करके लड़का और लड़की में भेद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का शारीरिक संरचना समान रूप से विकसित होता है। जितना समय उनमें भी लगता है उतना समय उनमें भी लगता है। बात की बात है उसमें बड़े होने पे कुछ ऐसे गौण लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें कुछ ऐसे गौण लक्षण दिखाई देते, जैसे स्त्रियों में स्तनों का विकास, मासिक धर्म का चलना, भैया ये सब गौण लक्षण है। लेकिन छोटे की बात करें तो उनमें दैहिक में शरीर में कोई अंतर नहीं, या तो है, ऐसा तो है नहीं कि पुरुषों में 2 हाथ होते स्त्रियों में 3 हाथ हो जाए, पुरुषों में 2 पैर है उनमें 3 हो जाए, ऐसा तो कोई बात नहीं। लेकिन उनकी शरीर जो समान है और इसी समान की वजह से इन्हें हम समजात कह दिए। क्या कह दिए? समजात, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। क्या बराबर था? काय, काय माने शरीर, उनकी शरीर क्या था? बराबर था। दैहिक क्या था? देह माने क्या? देह माने क्या होता? शरीर, यानी देह भी क्या था? बराबर था। स्व माने एकदम समान, जात माने एक ही जाति, माने कि दोनों का शरीर समान होता है। आटोसोमता अंग्रेजी में कहते हैं। और आ माने नहीं, लिंग माने लिंग। लिंग क्या होता है? जो नर और मादा का भेद बताता है कि भैया लड़का है और ये लड़की है। यानी आ लग गया इसका मतलब लिंग को नहीं बताएगा। तो आप इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे कि वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर, माने जो लड़का है या लड़की इसको छोड़कर, इससे कोई मतलब नहीं, लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य सभी लक्षणों का निर्धारण करता हो, वह समजात, कायिक या दैहिक या स्वजात या आटोसोम या अलिंग गुणसूत्र कहलाता है। माने वो लिंग लक्षण का निर्धारण नहीं करेगा, उसके अलावा बकिया शरीर का सब कर डालेगा कि भैया ये आंख बनाना है, हाथ बनाना, पैर बनाना, यानी कुछ भी बनाना हो तो इसका निर्धारण जो करता हो वह दैहिक गुणसूत्र कहलाता है। अब उसके विपरीत विषम जात की बात करते हैं कि वे गुणसूत्र जो सिर्फ लिंग लक्षणों का निर्धारण करता हो, किसका निर्धारण करता हो? लिंग लक्षणों का निर्धारण करता हो, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। जैसे लड़का है या लड़की है, ये निर्धारण जो करता है उसी को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, कह दीजिए लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र की वह गुणसूत्र का वह भाग होता है जो लड़का या लड़की या नर या मादा या मेल या फीमेल दोनों के बीच में अंतर जो बताता है कि भाई लड़का या लड़की, तो वो कौन सा गुणसूत्र बताता है? लिंग गुणसूत्र बताता है या सेक्स क्रोमोसोम बताता है। हम आपको बता दें, आपको अगले टॉपिक में हम लेकर आएंगे मानव में लिंग निर्धारण। तो वो जो लिंग निर्धारण करेंगे वह लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही करेंगे। समझ में आया ना? यानी लिंग गुणसूत्र का हम पता लगाते थे, यानी लड़का है या लड़की, तो इसी को हम कहते थे लिंग गुणसूत्र। तो हम अगले वीडियो में अपने हम लिंग गुणसूत्र को मतलब कि लिंग निर्धारण को लेकर आएंगे। यह हम आप मानव के बारे में बताएंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो भैया ये जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 और 12 के लिए, ध्यान से देखिएगा। और हम आपको बता दें जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं लिंग निर्धारण मानव में, वो पिछली बार बोर्ड में आया था, चाहे वो इंटर का हो चाहे हाई स्कूल का हो। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर जब सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि देखिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आया है। तब तक के लिए धन्यवाद।